अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की फॉर्म जो है तो फिल होने की लास्ट डेट 30 सितंबर है और हमारे पास महदूद वक्त और कम वक्त बचा है। हमारी आज की ये जो क्लास रहेंगी 7 नंबर की क्लास रहेंगी और ये जो लेक्चर हो रहे हैं उर्दू ग्रामर के, तो ये तमाम स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के, चाहे वो सीटेट हो या टीटी हो या एपी टेट हो या डीएसएसबी हो, जो भी उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है तो सब्जेक्ट उर्दू होता है और उर्दू में पेपर आता है, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद और इम्पोर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम तरीक़े तदरीस के ताल्लुक़ से देखने वाले हैं, जो कि उर्दू ग्रामर का ही टॉपिक है और महा टीटी से रिलेटेड जो है तो हम ये थ्योरी देख रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सीडीपी ईवीएस मैथ्स वगैरह के जो है तो लेक्चर लीजिए, तो इंशाल्लाह हम सब्जेक्ट वाइज उसको कवर करते चलेंगे। उर्दू होने के बाद हम सीडीपी या ईवीएस की तरफ फोकस करेंगे। तो आते हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी ये जो क्लास है ये 7 नंबर की क्लास है और हम जो है तो इंशाल्लाह तमाम सेशन और लेक्चर बायलिंगुअल लैंग्वेज में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी डीएड बीएड स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो और फ्रेंड महा टीटी और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तमाम के लिए जो है तो ये वीडियो रहेगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपके फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारों में जो डीएड बीएड कैंडिडेट है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमने शोरा के ताल्लुक़ से, यानी जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके शायर है तो उनके ताल्लुक़ से देखा है, और हम आज इस सेशन में इस लेक्चर में उर्दू तरीक़े तदरीस, जिसको मैथोडोलॉजी जो है तो मैथोडोलॉजी कहते हैं, उर्दू की तरीक़े तदरीस जो है तो उसको उर्दू में कहते हैं। तो उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की ज़बान की मुख्तलिफ़ सूरतें जो है तो और हैयत और अफादियत हम आज इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा व इर्तिका ज़बान की मुख्तलिफ़ सूरतें। उर्दू ज़बान की जो इब्तिदा और इर्तिका है और मुख्तलिफ़ जो सूरतें हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। ज़बान की अहमियत और अफादियत से क्या मुराद है। तो सबसे पहले ज़बान राब्ते का ज़रिया है, यानी ज़बान जो है तो राब्ते का, कि कोई चीज़ को अगर हमको किसी को कहना है, अपने इजहार ख़याल माफ़ी ज़मीर को जो है तो बतलाना है, तो सबसे पहले तो राब्ते का जो ज़रिया है वो ज़बान है। नेक्स्ट है, सेकेंड ऑप्शन है कि ज़बान इजहार ख़याल, यहाँ पर अलिफ जो है तो मतलब उसमें प्रिंट मिस्टेक है। ज़बान इजहार ख़याल और ख़यालात की तरसील का ज़रिया है। तरसील का मतलब लेन देन का ज़रिया है ज़बान। नेक्स्ट है ज़बान तमद्दुन, यानी कल्चर की तरसील का ज़रिया है। ज़बान के ज़रिए इंसान जो है तो जो माहौल में और जिस फैकल्टी के अंदर, जिस फील्ड के अंदर रहता है, तो ज़बान से उसकी वाबस्तगी होती है, उसका राब्ता बराह रास्त जो है तो ज़बान से होता है। अगर किसी को कोई चीज़ मांगना है या देना है तो वो इजहार ख़याल के ज़रिए और माफ़ी ज़मीर के ज़रिए जो है तो ज़बान के ज़रिए तरसील करता है और तरसील का एक ज़रिया है। ज़बान तख्लीकी अमल है, तख्लीकी अमल है जो है तो ज़बान है। ज़बान की अक़साम यानी कि किस्में देखेंगे। तो ज़बान की किस्मों के अंदर सबसे पहली किस्म है इशारों की ज़बान। दोस्तों, ये जो लेक्चर हो रहा है तरीक़े तदरीस से रिलेटेड, तो ये आपको सीटेट में भी जो है तो इस तरीके से पूछा जाता है। ज़बान के ऊपर ज़बान की आमोजिश, ज़बान की जो है तो हुसूलियाबी वगैरह, और ये महा टीटी में भी हमारे को जो है तो कारामद रहेगा। महा टीटी में जो कि हम देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले इशारों की ज़बान, सेकंड है आवाज़ की ज़बान और तीसरा है अलामतों की ज़बान। तो दोस्तों, बोली और ज़बान किसे कहते हैं, बोली और ज़बान में क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। तो बोली कहते हैं किसी ज़बान की ज़ैली शाख को बोली कहते हैं, और सेकेंड ऑप्शन है बोली छोटे इलाके के अवाम में राइज होती है, इसके क़वाइद मुअय्यन नहीं होते। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी का कौल है कि ज़बान की मुतअद्दिद नई शाखें और कोंपलियाँ फूटती है जो इस ज़बान की बोलियाँ होती है। यानी कि शाखों से इन्होंने जो है तो शौकत साहब ने तशबीह दी है। कोंपलियाँ यानी कि ग्रो जब होता है प्लांट, तो जो कोंपल उगती है उसे कोंपल कहते हैं। कोम जिसको हम आम ज़बान में कहेंगे। तो ये भी
नेक्स्ट है मादरी ज़बान। मादरी ज़बान वो ज़बान है जो बच्चे के घर, ख़ानदान और माहौल में बोली जाती है। ये पॉइंट को आपको नोट करना है। मादरी ज़बान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मादरी ज़बान से हम मुराद जो है तो क्या है कि बच्चे के घर में बोली जाने वाली ज़बान, ख़ानदान में बोली जाने वाली ज़बान, या माहौल में, जो माहौल में वो रहता है। तो अब माहौल जो तो बहुत ही अक़साम के होते हैं, जैसे कि हमारी मादरी ज़बान, हम जो मतलब घर में या ख़ानदान में हमारे मादरी ज़बान बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। उसके बरअक्स मराठी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके घर में मराठी का चलन होता है, इस वास्ते जो है तो उनकी मादरी ज़बान मराठी होंगी, हिंदी वालों की हिंदी और इंग्लिश वालों की इंग्लिश रहेंगी। नेक्स्ट है प्रोफेसर ग़ुलामुस्सईदीन के मुताबिक मादरी ज़बान वो होती है जो बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ पीता है। तो ये इस तरीके से उन्होंने क्या कहेंगे उसको रिसर्च करने के बाद ये तमाम चीज़ों को जो इजहार किया है, ये जो कोटेशन है उनका प्रोफेसर साहब का, कि मादरी ज़बान वो होती है जो बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ पीता है, यानी कि माँ की गोद में जब वो होता है तो बातचीत का जो तो ज़रिया, यानी कि वालिदा उसकी जब बोलती है तो वही वो लैंग्वेज सीखता है। नेक्स्ट है उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रिए। अब मुख्तलिफ़ जो नज़रिए उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो है तो यहाँ पर है मीर अमन किताब बाग व बहार की मुसन्निफ़ का नज़रिया है कि जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से कौम ख़दरदानी और फैज़ रसानी इस ख़ानदानी लासानी को सुनकर हुजूर में आकर जमा हुए, लेकिन हर एक की गवाई यानी बोली जिसे कहेंगे, और बोली जुदा जुदा थी, यानी कि बात करने का जो तरीका था, जो लैंग्वेजेस थे तब अकबर बादशाह के वक्त, तो वो जुदा जुदा थे, अलग अलग थे, मुख्तलिफ थे। इकट्ठे होने आपस में लेन देन, उसके बाद एक सौदा सल्फ यानी कि ख़रीद व फ़रोख्त जिसे हम कहेंगे, सवाल व जवाब कहने से एक ज़बान मुकर्रर हुई जो उर्दू कहलाई। एक ज़बान जो है तो मुकर्रर हुई जिसे उर्दू ज़बान कहलाई। नेक्स्ट है इंशा। उर्दू, फ़ारसी, तुर्की और बुर्ज भाषा पर मुश्तमिल जो है तो है। उसके बाद है सैयद सुलेमान नदवी। उर्दू मुसलमानों के आमद के सबब वजूद में आई और मुख्तलिफ़ ज़बानों के इश्तराक या मुतजाज से वजूद में आई। इनके मुताबिक उर्दू का पैदाइशी मकाम सिंध है, यानी कि उर्दू सिंध से आई है। इस तरीके से इनका सैयद सुलेमान नदवी साहब का ख़ौल है। नेक्स्ट है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात किताब के मुसन्निफ़ हैं और उर्दू बुर्ज भाषा से निकली और बुर्ज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। बुर्ज भाषा आगरा में बोली जाने वाली ज़बान थी। उसके बाद हाफिज़ महमूद शेरानी का कॉल है कि उर्दू हिंदुस्तान की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है। चूँकि मुसलमान पंजाब से गुजरात करके जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़बान वो अपने साथ ले गए हो। दोस्तों, ये जो टॉपिक आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हमारा जो साबिका है ज़बान उर्दू से है और हमें ये तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए। घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, कहाँ से पूछने वाला है, ये किसी को जो है तो इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमको ये जो मोटी मोटी बातें हैं ज़बान उर्दू से रिलेटेड, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है और ये चीज़ें हमको जो है तो मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर का पॉइंट है कि डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का नज़रिया है कि उनकी किताबें हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक्स, हिंदुस्तानी लिसानियात है। नेक्स्ट है उर्दू की इब्तिदा का ताल्लुक़ पंजाब और गंगा जमुना के दो आबे में से मुराद जो तो गंगा जमुना दो नदियाँ है, उनमें बोली जाने वाली ज़बान से बताया गया है और ज़्यादातर उर्दू खड़ी बोली से मुतासर होती है। खड़ी बोली जो तो उर्दू मुतासर होती है। नेक्स्ट है मिसाल देना, गिव एग्जाम्पल। नेक्स्ट है दर्जाबंदी या असनाफ बंदी, क्लासीफाइज। मिसाल जो है तो
सऊदी, नुज़ूली तरतीब, असनाफ़ सुखन में दर्जाबंदी। नेक्स्ट है मवाजना और मुकाबला करना यानी कंप्रेस करना। अहम बातों का पता लगाना यानी नोटिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और नेक्स्ट है गलतियों का पता लगाना और उसे दुरुस्त करना। उसके बाद है तशरीह करना यानी कि प्रेडिक्ट्स या एक्सप्लेनेशंस करना। उसके बाद है असबाब बताना या दलीलें पेश करना, गिव्स रीज़न्स जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में। अददी मालूमात जमा करना या उनकी तशरीह करना, कलेक्ट्स डाटा। और उसके बाद है 3 नंबर पर आ रहा है इतलाक़ यानी एप्लीकेशन। इतलाक़ से रिलेटेड चीज़ें जो है तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इतलाक़ एप्लीकेशन मतलब क्या है। तो मुख्तलिफ़ अनासिर में ताल्लुक़ कायम करना, इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप्स। मिसाल असनाफ़ सुखन में उसलूब का फ़र्क और लवाजिम तलाश करना। और नेक्स्ट है तामीम करना यानी कि जनरलाइजेशन करना। मिसाल इस्तिक़राई अमल से कुल्लिया अक्स करना या उसूल या बयान का ख़ुलासा करता है। कुल्लिया अक्स करना उमूमी ख़ुसूसियात को ज़ाहिर करना है। उसके बाद है तासुराती जज्बाती मैदान इफ़ेक्टिव डोमेन। तो इसमें ये हमारा जो है तो तदरीसी मकासद में ये दूसरा जो है तो पार्ट है, दूसरा जो है तो ये मकसद है, डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो सबसे पहले दिलचस्पियाँ है। सबसे पहली दिलचस्पी के अंदर पॉइंट है कि सवाल करता है और मज़हब, अदब, सियासत वगैरह। नंबर 2 अपने ज़ौक़ के मुनासिबत से इंतखाब करता है यानी जुमलों का, अशआर का और अमाल का। नंबर 3 है हिस्सा लेता है या मदद करता है। ये तलबा से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर, पहली जमात से 8वीं जमात के दरमियानी तलबा से रिलेटेड बात हो रही है। अदबी सरगर्मियों में, तफरीही मशगलों में, समाजी कामों में जो है तो ये हिस्सा लेता है। और जुस्तजू करता है पसंदीदा मौज़ूआत की, हक़ाइक़ जानने की और ज़रा इख्तियार करने की। उसके बाद है 5 नंबर का पॉइंट है कि मुताल्ला करता है पसंदीदा असनाफ़ अदब का, पसंदीदा अदीब या शार का और तफवीज़ करदा मवाद का। नेक्स्ट है अपने आप को संवारने में दिलचस्पी लेता है, लिबास, गुफ्तगू, अंदाज़ के ज़रिए। और नेक्स्ट है लुत्फ़ अंदोज़ होता है यानी कहानी, लतीफ़ा, गीत सुनकर। उसके बाद है रवैये जिसको हम एटीट्यूड्स कहेंगे। मुख्तलिफ़ जो है तो लोगों के रवैये मुख्तलिफ़ होते हैं, किसका मिजाज जो है तो गर्म होता है और किसका जो है तो दरमियाना मोतदल मिजाज के जो है तो तलबा होते हैं। तो तालिब इल्म से रिलेटेड बात हो रही है कि नंबर 1 है इत्तिबा करता है यानी ख़ानदान, मदरसे में, माशरे में किसी को रहनुमा बनाकर। तो 2 नंबर का पॉइंट है कि साबित कदम रहता है अपने मौक़ूफ़ पर, अपनी बात पर, अपने अक़ीदे पर। 3 है जो है तो खुश खल्की का मुज़ाहरा करता है मुलाक़ात में, आदात व अतवार में। और 4 नंबर का पॉइंट है कि ख़ुद को किसी से निस्बत देता है, रिश्तेदार से, दोस्त से, वतन से। हिमायत करता है सच्चाई की और अच्छाई की जो है तो हिमायत करता है। और हिफाजत करता है तहज़ीब की, मज़हब की, शनाख्त की, और उसमें ख़ुद की भी हिफाजत आ सकता है। लास्ट पॉइंट है कि तस्लीम करता है या इख्तिलाफ़ करता है अपनी और दूसरों की खूबियों को, ख़याल को। नेक्स्ट है नफ्सी व हुर्की मैदान, जैसे फ़िज़िकल डेवलपमेंट के अंदर जो है तो ये चीज़ आती है। और इसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट में 2 पार्ट होते हैं, कि फाइन मोटर स्किल और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। तो ये साइकोमोटर डोमेन हम देखेंगे। सबसे पहले नफ्सी हुर्की मैदान किसे कहते हैं, और वो जो क्लास रहेंगी हमारी सीटेट की उर्दू की, तो वो भी क्लास हम जल्द से जल्द आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। जैसे ही वक्त मिलेगा तो आपको उसकी भी क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। सीटेट दिसंबर 2024 उर्दू की। नंबर 1 है सुनना यानी कि लिसनिंग जिसे हम कहेंगे, सही सुनना यानी कि करेक्ट एडिटरी हैबिट्स, और गौर से सुनना यानी हियर एक्टिवली। सुनी हुई आवाज़, अल्फाज और जुमलों को दोहराने की महारत, तलफ़्फ़ुज़ की यकसानियत, अल्फाज की आहंग, लब व लहजा वगैरह। दूसरा है बोलना यानी कि स्पीकिंग, तलफ़्फ़ुज़, लब व लहजा, वज़ाहत मखारिज और रवानी, ख़यालात का, जज्बात का, एहसासात का इजहार की महारत का। उसके बाद है पढ़ना यानी कि रीडिंग, हुर्फ़ शनासी, तेज़ रफ्तारी से पढ़ना, खामोश मुताला, बुलंद ख़्वानी, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, लब व लहजा, रवानी,
तसलसल और रमूज़ व औक़ाफ़ का लिहाज रखते हुए मुनासिब रफ्तार से मुताला करना खामोश मुताला कहलाता है वगैरह। नेक्स्ट है लिखना, यानी कि मवाद तहरीर करना उससे मुराद होता है। तो हिज्जे, इमला, स्क्रिप्ट, रमूज़ व औक़ाफ़ या अलामात का सही इस्तेमाल करना, ये लिखने में आएगा। और उसके बाद है खुशख़ती, तो ये चारों को मिलाकर जो है तो खुशख़त होता है। तो इसमें सीधी सतरों में लिखना, अल्फाज की साख्त का ख्याल रखना, मुनासिब रफ्तार से लिखना, लिखने के वसाइल का सही इस्तेमाल, ख़यालात का तसलसल, क़वाइद का इस्तेमाल, नक़ल नवीसी, कॉपी राइटिंग, इमला नवीसी, डायरेक्शन वगैरह शामिल है खुशख़त लिखने में। तो हमने अभी ये जो देखा है तो ये है नफ्सी हुर्की मैदान, साइकोमोटर डोमेन है। ये 4 चीज़ें जिन्हें जो है तो क्या कहेंगे, सलाहियतें भी कहते हैं। 4 सलाहियतें जो तो बच्चों में हमको परवान चढ़ाना होती है इब्तिदाई सतह पर, जिसमें सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। और सुनना और पढ़ना ये जो है तो इनकी दो की जो तो जोड़ी बनी हुई है, सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना। तो सुनना और पढ़ना शायद इसमें ये तख्लीकी महारत रहेंगी, और बोलना और लिखना ये जो है तो हुसूलियाबी की यानी कि तहसीली महारत, इस तरीके से कुछ है। तो वो हम उसका एक्सप्लेनेशन सीटेट में कर देंगे, क्योंकि उसमें वो पूछा जाता है और इसमें भी पूछ सकता है। उर्दू की तदरीस के मकासद जो है तो हम देखेंगे कि ये 2 हैं, 2 मकसद जो है तो उर्दू की तदरीस के। सबसे पहले है कल्चरी मकासद, ज़ौक़ तस्लीम की तरबियत करना, अखलाक की तरबियत। उसके बाद है फ़ैसला और तख़य्युल की मश्क। दूसरा है अफ़ादी मकासद, LSRW, L&R, वही बात जो हम इससे पहले आपको बता रहे थे, 2 की जो है तो इनकी जोड़ी बनी हुई है। तो यहाँ पर L और R यानी कि लिसनिंग सुनना और रीडिंग पढ़ना, सुनना और पढ़ना दूसरों की बात समझने के लिए है, जिसे हम तहसीली महारत कहेंगे। दूसरों की बात समझने की हुसूल कर रहे हैं हम यहाँ पर, सुनकर और पढ़कर हासिल कर रहे हैं। तो इन्हें जो है तो तहसीली महारत कहा जाएगा। और उसके बाद है S&W, अपने इजहार माफ़ी ज़मीर के लिए सुनना और पढ़ना जो है तो तहसीली महारत रहेगा। और स्पीकिंग यानी बोलना और राइटिंग यानी लिखना अपने इजहार माफ़ी ज़मीर के लिए, तो ये तख्लीकी महारत जो है तो ये रहेगा तख्लीकी महारत रहेगा। तो इस तरीके से ये होता है, 2 की इनकी जो तो जोड़ी है। तो ये आपको भी मतलब याद रखना है इसको। नेक्स्ट है तालीम के आम और ख़ास मकासद, तदरीसी मकासद। तालीम के जो मकासद हैं वो हम देख लेते हैं। तो तालीम के मकासद में सबसे पहला मकसद है जनरल एम्स है, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है तो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहला जो तो तालीम का मकसद यहाँ पर दिया गया है कि हाजिन के हुसूल के लिए मदरसे कायम किए जाते हैं, इल्म के हुसूल के लिए होगा शायद। और दूसरा यहाँ पर जो तो मकसद है तदरीस का, कि तदरीसी मकासद या अगराज़ व फ़ितरी इम्कानात है जो बच्चे की उम्र, नफ्सियाती उसूल, दिलचस्पी और तसव्वुरात है ज़रूरत के मुताबिक मुकर्रर किए जाते हैं। नेक्स्ट है ये अपनी नौइयत के एतबार से वसी और मिसाली तसव्वुर होते हैं, और ज़्यादातर तजरीदी मुजर्रिद होते हैं, यानी मुजर्रिद तसव्वुर, जामिद तसव्वुर, मुजर्रिद तसव्वुर जो है तो इसके अंदर होते हैं जनरल एम्स के अंदर। मिसाल है ज़ौक़ सलीम की परवरिश, अखलाक की तरबियत, फ़ैसला और तख़य्युल की मश्क इसके अंदर होती है। और सेकंड ऑप्शन जो तो दिया गया है कि ये अपनी नौइयत के एतबार से तसरीहाती, वाज़ेह और ठोस होते हैं। मिसाल मालूमात, फ़हम, इतलाक़। ये जो तदरीसी मकसद है तो ये क्लासरूम के मकासद है, और ये आम मकसद है तो ये क्या कहें इसको माहौल से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर
उनकी वाज़ेह तारीफ़ और तशरीह करना मुमकिन नहीं है, अहम गैर वाज़ेह नहीं होता। उसके बाद है उनकी तशरीह और इतलाक़ के इस्तेमाल में किसी तरह का मसलन ज़ख़ीर अल्फाज में इजाफ़ा करना, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, तो ये अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट है 4 नंबर का कि उनका हुसूल मुमकिन नहीं है, और यहाँ पर जो है तो इनका हुसूल मुमकिन नहीं बल्कि ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर का जो है तो यहाँ पर है पॉइंट कि ये तालीम का और मज़मून के मवाद के इहाते के लिए होता है, और यहाँ पर जो है तो हर सबक के फ़ौरी मकासद और तय्युन अगराज़ होते हैं। नेक्स्ट है उनके असरात महसूस किए जा सकते हैं, जबकि तदरीसी मकसद में इनके असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। उसके बाद वाला जो है तो यहाँ पर टॉपिक है, पॉइंट है कि तदरीसी मकासद का इस्तेमाल और तय्युन क़द्र किसे कहते हैं। तो तदरीसी मकासद इक्तिसाबी तजुर्बात, तय्युन क़द्र जिसे इवैल्यूएशन कहते हैं, तो इवैल्यूएशन के दरमियान झेल का रिश्ता होता है। इस खाके से ये बात वाज़ेह होती है कि तदरीसी मकासद, नंबर 1 तदरीसी मकासद इक्तिसाबी तजुर्बात और अंदाज़े क़द्र में बाहमी ताल्लुक़ पाया जाता है, जबकि उसके बाद है इक्तिसाबी तजुर्बात और तय्युन क़द्र दोनों तालीमी मकासद पर मुनहसर है। तदरीसी मकासद पर मुनहसर तय्युन क़द्र इक्तिसाबी तजुर्बात का भी जायज़ा लेती है। नेक्स्ट है तय्युन क़द्र का अमल इक्तिसाबी तजुर्बात के साथ साथ चलते रहना चाहिए, जिसके ज़रिए तलबा और असातिज़ा को फ़ौरी बाज़ रसाई यानी फ़ीडबैक हासिल हो सके। तो ये है तदरीसी मकासद का इस्तेमाल और तय्युन क़द्र, ये आपस में जो है तो एक दूसरे से मरबूत होते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके जो है तो ज़रिए इवैल्यूएशन करना क्या कहेंगे उसको आसान होता है, और तय्युन क़द्र का अमली इक़्तिबास तजुर्बात के साथ साथ चलते रहना है चाहिए, जिसके ज़रिए तलबा और उस्ताद को फ़ौरी बाज़ रसाई यानी फ़ीडबैक हासिल हो सके, दोनों को भी। नेक्स्ट है यहाँ पर समात के ताल्लुक़ से हम देखेंगे, यानी जैसे सुनना कहते हैं, लिसनिंग कहते हैं। समात की 3 अज्ज़ा होते हैं। सुनने के जो तो 3 जुज़ है। सबसे पहले तवज्जो की मरकूज़ियत, जैसे कि अभी आप तवज्जो से सुन रहे हैं, पूरे आपको जो है तो माइंड सेटअप टीटी का एग्ज़ाम सामने है और आप पूरे ध्यान और तवज्जो से जो तो ये तवज्जो की मरकूज़ियत यानी कि एक चीज़ पे फोकस करना। सेकेंड ऑप्शन है मफ़हूम को अक्स करना, यानी कि जो आप अभी सुन रहे हैं, जैसे समात हमने यहाँ पर पढ़ा है और लिसनिंग पढ़ा तो आपके जहन में आया है समात और लिसनिंग से मुराद जो है तो सुनना है, तो ये मफ़हूम को अक्स करना, यानी कि जो भी हम सुन रहे हैं तो उसका मायनी अक्स करना जिसे कहेंगे। नेक्स्ट है दिलचस्पी का इजहार। तो जितनी भी माशाल्लाह जो लेक्चर देख रहे हैं तो ये दिलचस्पी रखते हैं टीटी में, महा टीटी में, सीटेट में, तो ये जो तो दिलचस्पी का इजहार यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है बोलना या गुफ्तगू करना। अब बोलना या गुफ्तगू करना, गुफ्तगू की किस्में जो है तो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला जो है तो दिया है यहाँ पर कि 2 या 2 से ज़ायद अफराद के बीच में बातचीत को गुफ्तगू कहते हैं, यानी 1 से 2 अफराद, 2 या 2 से ज़ायद तो 2 या 2 से ज़ायद अफराद के बीच में जो बातचीत होती है उन्हें गुफ्तगू कहते हैं। आम तौर पर बेतकल्लुफ़ बातचीत होती है। किताबी ज़बान के इस्तेमाल के बजाय बोलचाल की ज़बान को गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बयान, किसी शय या वाक़या या हादसे के बारे में तफसील बताना या किसी वजूद की गैर मौजूदगी में अल्फाज में उसकी हूबहू तस्वीर खींचना इस तरह से कि वो तस्वीर आँखों के सामने आ जाए, उसे बयान कहेंगे। नेक्स्ट है तबसरा। अब तबसरा करना मतलब क्या? किसी भी मौजू का तजज़िया करते हुए इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालना तबसरा कहलाता है। तबसरा इनफरादी तौर पर भी किया जा सकता है या फिर कई लोग भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी एक तजुर्बाकार मुबसिर से सूरत हाल पर तबसरा कराया जाता है और कभी कई अफराद आपस में मिल बैठकर एक दूसरे ख़यालात सुनते हैं और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। मिसाल है, इसको फ़रोग़ देने के लिए बच्चों में किसी मौजू या ख़ूबसूरत तस्वीर या कोई मॉडल दिखाकर उन्हें अपनी ख़यालात बयान करने के लिए कहे। तो इस तरीके से जो तो तबसरे से मुताल्लिक़ यहाँ पर मवाद दिया गया है। उसके बाद एक कहना किसे कहते हैं?
किसी हादसे या सूरत हाल ज़िंदगी के सवाने किस्सा कहानियाँ वाक़या के मुतालिक के मुख्तलिफ़ हिस्सों को लेकर मौजूदा ज़माने की मुनासिबत से उन्हें तरतीब देते हुए बोलने का अमल कहना कहलाता है। इसमें रवानी और तसलसल होते हैं। नोट है, बयान में और कहने में फ़र्क है। बयान में सिर्फ लफ्ज़ी तस्वीर सामने आती है, मौजूदा सूरत हाल से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। और उसके बाद है यहाँ पर तकरीर, लास्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 5 नंबर का, कि किसी मकाम पर अफराद के कसीरुन्नबूह को जमा करके उन्हें मुखातिब करने का अमल तकरीर या खिताबत कहलाता है। आखिरी लाइन है, तकरीर एक मखसूस फ़न है। तकरीर एक मखसूस फ़न है, वो सलाहियत है वो भी। तो इसमें मियारी और पुरअसर ज़बान इस्तेमाल की जाती है। तकरीर में जो है तो मियारी और पुरअसर ज़बान यूज़ की जाती, इस्तेमाल की जाती है। लेक्चर 6 नंबर का जो है तो यहाँ पर पॉइंट है लेक्चर से मुराद यहाँ पर है कमरे जमात या किसी मकाम पर मखसूस अफराद के ग्रोह को जमा करके उन्हें किसी मौजू पर मुतवाज़न अंदाज में मवाद की फ़राहमी लेक्चर कहलाती है। नेक्स्ट है, तकरीर और लेक्चर में फ़र्क ये है कि तकरीर में जोश व जज्बात ज़्यादा होते हैं, जबकि लेक्चर में ज़ोर दलाइल और तफ़हीम पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। लेक्चर देने वाला रुक रुक कर सामाईन से सवालात भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहस व मुबाहिसा। आम तौर पर मुबाहिसा आमने सामने दो फ़रीक़ीन के दरमियान होता है, यानी दो लोगों के दरमियान होता है। इन दोनों फ़रीक़ में मौज़ूआती इख्तिलाफ़ को गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाता है। एक फ़रीक़ मौज़ू के हक़ में बोलता है और दूसरा उसके ख़िलाफ़ दलाइल फ़राहम करता है। बहस व मुबाहिसे में दलाइल को मंतक़ी अंदाज़ में मरबूत तरीक़े पर और पुरजोश अल्फाज में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, मकालमे ड्रामे का हिस्सा होते हैं। जो मकालमे होते हैं वो ड्रामे का हिस्सा होते हैं और मुख्तलिफ़ किरदार मुख्तलिफ़ मकालमे अदा करते हैं, जिनका अंदाज़ा मरबूत गुफ्तगू का सा होता है, यानी कि जिनका जो अंदाज़ा होता है वो मरबूत गुफ्तगू का सा होता है। नेक्स्ट है, मुकालमे पहले से तैयार शुदा होते हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ अफराद अज़बर करके बरमहल अदा करते हैं। नेक्स्ट जो है तो इंटरव्यू दिया गया है। इंटरव्यू दरअसल किसी उम्मीदवार से दाखिले के वक्त या नौकरी के वक्त लिए जाते हैं। कभी कभी किसी ख़ास शख्सियत से मौज़ूआती इंटरव्यू भी लिया जाता है। उसके बाद एक गपशप, दोस्तों या क़रीबी साथियों के साथ की जाने वाली बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू गपशप कहते हैं। इसमें कोई रब्त या तसलसल नहीं होता, मौजू का तयन भी नहीं होता, महज वक्त गुजारी के लिए गपशप होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो तो है पढ़ना, यानी कि रीडिंग। तो पढ़ना किसे कहते हैं और इससे मुतालिक क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, बतलाई गई है, वो हम देख लेते हैं। तो मुताले की किस्में दो हैं, एक है खामोश मुताला और एक है बुलंद ख्वानी या बाआवाज़ बुलंद पढ़ना मुताला करना। खामोश ख्वानी या मुताला दिल ही दिल में पढ़ना या बग़ैर आवाज़ के पढ़ने को खामोश ख्वानी कहते हैं या खामोश मुताला भी कहते हैं। इसमें निगाहों से हुरूफ की शनाख्त की जाती है और दिमाग के ज़रिए मतलब व मफ़हूम को अग़्ज़ किया जाता है। इसे जो तो खामोश ख्वानी या खामोश मुताला कहते हैं। खामोश ख्वानी के अहम मकसद है ज़ोर ख्वानी यानी तेज़ रफ्तार से पढ़ना, मतलब फ़हमी यानी मतलब को समझना, और नेक्स्ट है बुलंद ख्वानी यानी बाआवाज़ बुलंद पढ़ने को बुलंद ख्वानी कहते हैं या तहरीरी अल्फाज को आवाज़ के साथ अदा करना बुलंद ख्वानी कहलाता है। बुलंद ख्वानी महारतें सबसे पहले है अल्फाज की अदायगी, आवाज़ का ज़ोर व बम यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव या तग़य्युरुल हन
जिसे कहेंगे फ़वाइद बुलंद ख़्वानी के ज़रिए ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है। मुख्तलिफ़ जज्बात और तासुरात को लहजे की तब्दीली से इजहार किया जा सकता है। नेक्स्ट जो तो है पढ़ना सीखने के तरीके, किस तरीके से जो तो पढ़ना सीखना है वो हम देख लेते हैं। तो उर्दू पढ़ना सीखने के तरीके 3 तरीके बतलाए गए यहाँ पर कि तरकीबी तरीका है, तहलीली और लास्ट है मखलूत तरीका। सबसे पहले हम तरकीबी तरीका देखेंगे कि तरकीबी तरीका किसे कहते हैं। ये जो तो यहाँ पर दिया गया है कि अबजदी या हुरूफ तहजी का तरीका, यानी हुरूफ तहजी का सबसे पहले तरीका दिया गया है कि इस तरीके में सबसे पहले हुरूफ तहजी के नाम सिखाए जाते हैं, फिर हुरूफ की शनाख्त कराई जाती है, उसके बाद मुफर्रद हुरूफ को आराब के साथ जुड़ा जाता है और पहले 2 हुरूफी अल्फाज, फिर 3 हुरूफी अल्फाज, फिर 4 हुरूफी अल्फाज वगैरह सिखाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है कि बे प्लस अलिफ़, तो ये मिलाकर जो है तो इक्वल टू बा हो जाएगा, और दाल और अलिफ़ को मिलाकर दा होगा, मीम का जो है तो मीम रहेगा, तो इस तरीके से बादाम यहाँ पर बनकर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि अलिफ़ प्लस बे अब, और अलिफ दाल बे मिलाकर जो है तो अदब, दाल अलिफ मिलाकर जो है तो दादा, इस तरीके से हुरूफ तहजी के ज़रिए सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सूती तरीका। पहले बच्चे को हुरूफ की आवाज़ें बताई जाती है, बाद में उन आवाज़ों को एक दूसरों से मिलाकर अल्फाज का तलफ़ुज़ सिखाया जाता है। मसलन आ और मीम मीम, तो आम यहाँ पर जो तो बन जाएगा। थर्ड है सूतियाती तरीका। तो यहाँ पर सूतियाती तरीका है कि एक आवाज़ की कई अलामतें बताई जाती है। आराब की सूरत में हर हुर्फ की 3-3 यानी अ, ई और साकिन अलिफ को अ पढ़ेंगे की अलामतें वगैरह सिखाने के बाद अल्फाज का तलफ़ुज़ सिखाया जाता है। उसके बाद है तहलीली तरीका। तो तहलीली तरीका में सबसे पहले क्या, देखो और बोलो का तरीका या लफ्ज़ी तरीका। तो इस तरीके में बग़ैर हिज्जे के पढ़ना सिखाया जाता है। पहले कोई लफ्ज़ दिखाया जाता है और पूरा लफ्ज़ कहलवाया जाता है। इस तरीके में बच्चे जो तो लफ्ज़ को देखते हैं और देखते ही तलफ़ुज़ करने और पहचानने लगता है, तो लफ्ज़ आम जो तो बच्चा समझ में उसको आ जाता है, यानी कि हुरूफ की पहचान उसको जो तो होती है। यहाँ पर अरकानी या अज्ज़ाई तरीक़ा, इस तरीके को पहले जो तो पिस्तोलॉजी ने राइज किया था, जिसमें पहले एक लफ्ज़ मिसाल के तौर पर आम की तस्वीर दिखाकर लफ्ज़ आम तख्ते सियाह पर लिख दिया जाता है, फिर 2 आम की तस्वीरें दिखाकर 2 आम लिख दिया जाता है, इसके बाद जुमले बनाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये तरीका है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का इस तरीके में क्या कहेंगे, उसको तस्वुर भी क्लियर हो जाता है कि आम लिखना कैसा है और बोलती किसे है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन अंदाज में, अगर आप टीचर हो और आप टीटी और सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो अपना जो क्लासरूम है फ्रेंड्स, उसको आपको ज़हन नशीन रखना है, और किस तरीके जो भी आप क्वेश्चन आएगा, और हम जब क्वेश्चन करेंगे सीटेट हो या टीटी के हो, तो जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं तो वो इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आम दो, आम दो आम दो आम दो आम दो, इस तरीके से है। नेक्स्ट है जुमले का तरीका। इसमें सबसे पहले जुमले सिखाए जाते हैं, बाद में अल्फाज बताए जाते हैं। मिसाल है कि इस गोल ढोल में पोल है। नेक्स्ट है किस्सा गोई का तरीका। मुदर्रिस किसी किस्से को, यानी मौल्लिम किसी किस्से को तख्ते सिया या मखवा पर लिखते या सुनते वक्त अल्फाज पे उंगलियां फेराने को कहता है, और कई बार यही अमल दोहराता है। फिर जुमले के मायनी और फिर लफ्ज़ सिखाए जाते हैं, आखिर में हुरूफ सिखाए जाते हैं। तो ये जो है तो किस्सा गोई का तरीका है। उसके बाद है मखलूत तरीका। इस तरीके में तरकीबी और तहलीली दोनों तरीक़ों से इस्तेफ़ादा किया जाता है, यानी फ़ायदा उठाया जाता है, हासिल किया जाता है। फर्स्ट जो तो यहाँ पर दिया गया है कि मिस स्टीवेंसन का तरीका, और नेक्स्ट है
प्रिंसिपल सज्जाद मिर्ज़ा का तरीका। तो यहाँ पर लिखना सीखना, तो लिखना किस तरीके से सीखना है उसकी जो है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं कि लिखना सीखने का तरीका है एपिस्टोलॉजी का तरीका। इसमें अव्वलीन तौर पर बच्चे को ख़त मुस्तकीम, दायरा, नीम दायरा, मुनहनी वगैरह की मशक़ कराई जाती है, जैसे ये जो है ज़रब, तकसीम, जमा, तफरीक। बाद में हुरूफ बनाने की मशक़ कराई जाती है। नेक्स्ट जो है तो माउंट्यूसरी का तरीका। ये तरीका हिस्सी उसूल पर मबनी है। इसमें लकड़ी या रेगमाल के टुकड़े का काट कर हुरूफ बनाए जाते हैं और तलबा को हिदायत दी जाती है कि उन पर हाथ फेरें, जिससे तलबा के दिमाग पर हुरूफ की शक्ल मुर्तसिम हो जाती है और वो उसी तरह लिखने लगते हैं। नोट: मॉन्टेसरी टीचर को डायरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है पढ़ो और लिखो का तरीका। इस तरीके में तलबा को डबल जो है यहाँ पर आ चुका है उसका, तलबा को दिलचस्प किस्सा कहानियाँ पढ़ने के लिए दी जाती है। इनमें से आसान और आम फहम अल्फाज तलबा से लिखवाए जाते हैं। इसमें पहले किस्सा और फिर जुमला, इसके बाद लफ्ज़ सिखाए जाते हैं। ये तरीका कुल से जुज़ की तरफ का जो है तो मेथड पर ये होता है। नेक्स्ट है इमला नवेसी। इमला नवेसी डायरेक्शन हिज्जे सिखाने का एक उम्दा तरीका है। और उसके बाद है तहरीर की किस्में। तहरीर की किस्में यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले जो अक़साम तहरीर की हम उस पर नज़र डाल देंगे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ, एक ही ख़याल को कई जुमलों में लिखना पैराग्राफ कहलाता है। उसके बाद है खुलासा निगारी, तवील इबारत या अदब पारा को समझकर उसकी तलख़ीस करना और मुख्तसर अंदाज में पेश करना खुलासा निगारी कहलाता है। मकालमा निगारी यानी डायलॉग्स दिया हुआ है कि दो या दो से ज़ायद अफराद की बातचीत को मुकालमा कहते हैं। इसकी तहरीरी शक्ल मुकालमा निगारी कहलाती है। नेक्स्ट है तशरीह। तशरीह के अंदर किसी बात, ख़याल, कौल, जुमला या शेर के मफ़हूम को वाज़े करना तशरीह कहलाता है। और उसके बाद है नज़म। नज़म में जो है तो ख़यालात को मुनज़्ज़म और मरबूत पेशकश नज़म कहलाती है। इसमें ख़यालात को एक लड़ी में पिरोया जाता है, जैसे कि गुज़िश्ता हमने देखे हैं सुहाने के अंदर, असनाफ़ सुकन के अंदर के मोतियों में पिरोना, तो उसे जो है तो नज़म कहेंगे। और उसमें एक मरकज़ी ख़याल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है तो नज़म लिखी जाती है। मज़मून नवेसी जिसे ऐसे कहते हैं, तो मज़मून में ख़याल को मुनज़्ज़म तौर पर तरतीब व तस्लील के साथ नस्र में पेश किया जाता है, जिसे जो है तो मज़मून नवेसी कहते हैं। नेक्स्ट है मसलन बयानिया मज़मून, हादसा या वाक़े को बयान करना। सुहाने खाका, आप बीती किसी मकाम, शख्स या मुनज़्ज़र या मंज़र को बयान करना। सफ़रनामे वग़ैरह जो है तो इसके अंदर रहेगा। और उसके बाद है ख़त में ख़ुतूत नवीसी। ख़त को आधी मुलाक़ात कहते हैं। ख़त को जो है तो आधी मुलाक़ात कहते हैं, क्योंकि ख़त में जो लिखने वाला होता है वो क्या कहेंगे, उसको हालचाल वगैरह उसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद है अरीज़ा नवीसी यानी एप्लीकेशन जिसे हम कहेंगे, और ख़त को जो है तो लेटर राइटिंग कहते हैं। अफसरों, वज़ीरों और दीगर अहदेदारों को आम तौर पर शिकायत या मुतालबात की शक्ल में लिखे जाते हैं, जिसे अरीज़ा नवीसी एप्लीकेशन जो तो कहते हैं। उसके बाद है रुदाद नवीसी, रिपोर्ट जिसे हम कहेंगे कि किसी इदारे की कारकर्दगी या किसी मीटिंग की गुफ्तगू को तहरीरी अंदाज में पेश करना रुदाद नवीसी कहलाता है। रिपोर्ट जो है तो जिसे हम कहेंगे तहरीरी अंदाज में पेश करने को। और लास्ट है रोज़नामचा यानी कि डायरी, जिसे डेली डायरी भी कहते हैं कि बहुत जो है तो लोगों का जो बड़े यानी कि पोजीशन वाले लोग होते हैं, तो वो डेली डायरी जो तो लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं, उसे जो है तो रोज़नामचा कहते हैं। कि रोज़मर्रा की ज़ाती हालात या तासुरात के लिखने को रोज़नामचा यानी डेली डायरी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मनसूबाबंदी। मनसूबाबंदी किसे कहते हैं, तो मनसूबाबंदी की 3 अक़साम यहाँ पर दी हुई है आपको। सबसे पहले सालाना मनसूबाबंदी, उसके बाद है इकाई मनसूबाबंदी, और उसके बाद है असबाक की मनसूबाबंदी। इशारात, सबक, लेसन प्लान जिसे कहेंगे। सेकेंड वाले को इकाई की मनसूबाबंदी को यूनिट प्लान कहा जाएगा, और सालाना मनसूबाबंदी को ईयर प्लान कहा जाएगा। तो मनसूबे सबक के इक़दामात यहाँ पर दिए गए कि मनसूबे सबक का मौजूद
जो जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट है और इस ज़िम्न में उसने 5 इक़दाम का ज़िक्र किया है जो बाद में 3 कर दिए गए। सबसे पहले तमहीद या तैयारी, जिसे प्रिपरेशन कहेंगे। दूसरा है पेशकश प्रेजेंटेशन। तीसरा है मुशाहिदा मुकाबला मुआवजा, जिसको कंप्रहेंशन कहेंगे। और लास्ट में सेकंड लास्ट वाला यहाँ पर तामीम, जिसके जो है तो जनरलाइजेशन कहेंगे। और लास्ट है इस्तिंबात या इतलाक़ एप्लीकेशन, जिसको जो कहा जाता है। तो इनमें तख़फ़ीफ़ करके असबाक़ की तैयारी में इक़दामात की तादाद 3 कर दी गई। वो कौन कौन सी 3 जो है तो उन्होंने कर दी गई थी? तो सबसे पहले तमहीद या तैयारी, उसके बाद है पेशकश और लास्ट में है इतलाक़। उसके बाद है तदरीस नस्र के इक़दामात। नस्र की जो तदरीस होती है तो उसकी कौन कौन से इक़दामात है? तो तमहीद या तहरीक। उसके बाद है तमहीद या तहरीद में इसका मकसद तलबा में ज़हनी आमद की और सबक की तरफ तवज्जो करना, और इसके लिए मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तियार की जाती है, जैसे गर्द व पेश के माहौल को ज़रिया बनाना और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का सहारा लेना। साबिक़ा मालूमात की बिना पर नफ्स मज़मून तक तलबा की रहनुमाई के लिए तमहीदी सवालात करना। तो इस तरीके से जो है तो तमहीद या तहरीक का तदरीसी नस्र के इक़दामात से मुताल्लिक़ यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है ऐलान सबक। आखिरी तमहीदी सवाल को गुरेज़ के तौर पर इस्तेमाल करके तलबा में ताज्जुब या तजस्सुस की कैफियत पैदा करके सबक के उन्वान का ऐलान किया जाता है। और उसके बाद है पेशकश। अलिफ़ मुअल्लिम के नमूने की बुलंदख्वानी। बे है जो है तो अख़ज़ मायनी या हल लुगात, और उसका है उसके बाद इनफरादी बुलंदख्वानी और ख़ामोश मुताला, और लास्ट जो है तो तफ़हीम इबारत। इसमें मुअल्लिम सबक की तफ़हीम की जांच के लिए ख़यालात के तसलसल के साथ सवालात करता है। 4 नंबर का जो है तो यहाँ पर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि इंतिबाक या इतलाक़। इसका मकसद ये होता है कि तलबा ने सबक के दौरान जो अदबर व लिसानी सलाहियतें पैदा की है वो किस हद तक उनके तजुर्बे का हिस्सा बन पाई है। इसमें हस्ब ज़ैल का शामिल हो सकते हैं। हस्ब ज़ैल जो है तो यहाँ पर काम शामिल हो सकती है। नंबर 1 लफ्ज़ों और मुहावरों को नए जुमलों में इस्तेमाल करना। दूसरा है खुलासा लिखना। तीसरा जो है तो मरकज़ी ख़याल अक्स करना। और लास्ट का यहाँ पर दिया हुआ है किसी किरदार के हुस्न व क़बाह पर इजहार ख़याल करना। नेक्स्ट लास्ट वाला है कि किसी इबारत की अदबी खूबियों को परख कर अपने अल्फाज में बयान करना। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर का पॉइंट। 5 नंबर का जो है तो यहाँ पर पॉइंट इयादा दिया गया है कि इयादे के ज़रिए भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तलबा की इक्तिसाब की सतह क्या है। इयादे के बाद तलबा से नए अल्फाज की मशक़ कराई जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर एक घर काम है जिसे हम होमवर्क कहते हैं कि इक्तिसाबी सरगर्मी को इक्तिसाब लास्ट वाली जो लाइन है उस पर नज़र डालेंगे आप। घर काम होमवर्क इक्तिसाब को मज़ीद मुस्तहकम करने और घर में फाजिल वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए तलबा को मशक़ी काम दिया जा सकता है। उसके बाद तदरीस क़वाइद। तो ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों तदरीस क़वाइद, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इमेजिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसे कहा जाएगा हेल्पफुल टॉपिक है, क्योंकि इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी तरीके से मुताल्लिक़ सीटेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और टीटी में भी जो है तो ये पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जो हमने अभी लेक्चर लिया है तो आपको तकरीबन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जो वीडियो रहेंगी वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। और रोज़ाना हम 2 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड जो है तो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही उर्दू ग्रामर की क्लासेस हमारी इख्तिताम को रहेंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उर्दू क़वाइद की जो ये क्लासेस हैं, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, जो 7 नंबर की जो क्लास है, तो इसको कल जो है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे, या फिर आज ये नेक्स्ट क्लास में इसको हम एंड कर देंगे, और उसके बाद CDP या EVS जो भी तरतीब रहेंगी उस आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड योर
Thank you very much indeed your cooperation and have a nice day.